यह कहानी बहुत पुरानी नहीं है। साल 2010 की सर्दियों की उत्तराखंड के एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव जो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा था। गांव का नाम था सिमली। दिसंबर का महीना था। पूरे इलाके में भारी बर्फबारी हुई थी। सड़कें बंद थीं। बिजली गुल थी। गांव दुनिया से कट चुका था। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था विकास। वह दिल्ली में पढ़ता था। छुट्टियों में घर आया हुआ था। उसका परिवार गांव के बीचों बीच रहता था। लकड़ी का पुराना 2 मंजिला मकान, नीचे रसोई और बैठक, ऊपर शयन कक्ष, बाहर एक बरामदा जहां से पूरी घाटी का नजारा दिखता था। बर्फ से ढके पहाड़, नीचे जमी नदी, सब कुछ सफेद और सुनसान। सर्दियों में गांव का जीवन बहुत धीमा हो जाता था। लोग दिन में ही अपने अपने घरों में दाखिल हो जाते। रात आते आते पूरा गांव एकदम सो जाता। सिर्फ हवा की सीटी और कभी कभार जानवरों की आवाजें। विकास को इस शांति में एक अजीब सा सुकून मिलता, दिल्ली की भागदौड़ से दूर। लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। रोज शाम को जब अंधेरा गहराने लगता तो उसे लगता जैसे कोई उनके घर के बरामदे में खड़ा है। वह खिड़की से देखता, बाहर सिर्फ बर्फ और अंधेरा, कोई नहीं दिखता। एक दिन उसकी मां ने कहा, आज रात बहुत ठंड है, तूफान आने वाला है। सबने अपने अपने घरों में अनाज और लकड़ी जमा कर ली है। विकास ने पूछा, इतनी तैयारी क्यों? मां ने जवाब दिया, यहां की सर्दियां बहुत क्रूर होती हैं बेटा, और कभी कभी ये सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं लाती, कुछ और भी लाती हैं। विकास ने मां की बात को बुजुर्गों का डर समझा। लेकिन उस रात जब वह ऊपर अपने कमरे में सोने गया तो उसे लगा कि कमरे का तापमान सामान्य से बहुत कम है। उसने और कंबल ओढ़े, फिर भी ठंड लगती रही। वह ऐसी ठंड नहीं थी जो बाहर से आती, वह ऐसी ठंड थी जो अंदर से आ रही थी, हड्डियों तक को जमा देने वाली। तभी उसने आवाज सुनी, बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई बर्फ के टुकड़ों को रगड़ रहा हो। स्क्रच 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 आवाज नीचे बरामदे से आ रही थी। विकास ने सोचा, शायद कोई जानवर है, लेकिन आवाज एकदम नियमित थी, एक लय में। स्क्रच स्क्रच, रुकना, फिर स्क्रच स्क्रच। वह उठा, खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था। बर्फ की चादर पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में उसने देखा, बरामदे में एक आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, लंबी पतली आकृति। उसका रंग बर्फ जैसा सफेद था, इतना सफेद कि वह आसपास की बर्फ में ही घुल मिल गई लगती। सिर्फ एक धुंधली सी छाया दिखाई दे रही थी। विकास की सांस थम गई। उस आकृति ने हलचल की, अपना सिर धीरे धीरे घुमाया, सीधे खिड़की की ओर, विकास की ओर। उसने पलक झपकाई और जब दोबारा देखा तो बरामदा खाली था, सिर्फ बर्फ जमी हुई थी। वह स्क्रच स्क्रच की आवाज भी बंद हो गई थी। विकास ने सोचा, उसकी आंखों का धोखा है, बर्फ की चकाचौंध, थकान। उसने खिड़की का पर्दा गिरा दिया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। पूरी रात वह उस आकृति के बारे में सोचता रहा और उस ठंड के बारे में, वह ठंड जो अब भी उसके कमरे में थी। चाहे हीटर चला लो, चाहे कितने भी कंबल ओढ़ लो। सुबह उसने मां से पूछा, मां, क्या रात को तुमने कुछ आवाज सुनी बरामदे में? मां का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं सुना, और तुम भी रात को बाहर मत देखा करो, खासकर ऐसे मौसम में। क्यों? विकास ने पूछा। मां ने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और रसोई में चली गई। विकास को लगा मां कुछ छिपा रही है, कुछ ऐसा जो इस गांव का रहस्य है, और वह रहस्य बर्फीली रातों में जागता है। अगले कुछ दिन सामान्य गुजरे। बर्फबारी रुक रुक कर होती रही। गांव वाले अपने कामों में लगे रहे, लेकिन विकास का मन अशांत था। वह हर शाम खिड़की से बरामदे की ओर देखता। हर बार वहां कुछ नहीं होता, लेकिन हर रात वह ठंड बढ़ती जाती। अब तो उसके कमरे में सांस लेते समय भाप निकलने लगी थी, जैसे वह फ्रिज के अंदर सो रहा हो। एक रात वह जागा, नींद अपने आप खुल गई। उसने देखा उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वह याद करने की कोशिश करने लगा, क्या उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था? नहीं, वह तो बंद करके सोया था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था, जैसे जम गया हो। सिर्फ आंखें हिल सकती थीं। तभी उसने देखा, दरवाजे की चौखट पर एक हाथ रखा हुआ है, एक सफेद पारदर्शी सा हाथ, उंगलियां लंबी और पतली।
नाखून काले जैसे बर्फ में दबकर मर गए हों। वह हाथ हिला, धीरे से दरवाजे के फ्रेम पर खरोंच मारी। स्क्रच स्क्रच, वही आवाज। विकास ने आवाज निकालने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं निकली। वह हाथ अंदर आया, फिर दूसरा हाथ, और फिर धीरे धीरे वह आकृति दरवाजे से अंदर आई। वह औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। बस दो गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए और एक खुला मुंह जिसमें से सफेद धुआं निकल रहा था। उसने एक सफेद पतली सी चादर जैसा कुछ ओढ़ रखा था जो फर्श पर घिसट रहा था। वह आकृति कमरे के बीचों बीच आकर रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया, विकास की ओर देखा, फिर उसने हाथ उठाया, अपनी एक उंगली उठाई और उस उंगली से हवा में कुछ लिखने लगी। उंगली के स्पर्श से हवा में बर्फ के कण जमने लगे और उन कणों से एक शब्द बना, मदद। फिर दूसरा शब्द, ठंड। फिर तीसरा, अकेली। विकास की आंखों में आंसू आ गए, डर से नहीं, एक अजीब सी दया से। वह आकृति दर्द बता रही थी, एक गहरा जमा हुआ दर्द। उसने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो आकृति गायब थी। दरवाजा बंद था, लेकिन कमरे की हवा में बर्फ के कण तैर रहे थे और दरवाजे के फ्रेम पर खरोंच के निशान थे। सुबह विकास बीमार पड़ गया, तेज बुखार, ठंड लग रही थी। मां ने उसे कंबल में लपेटा। पिता ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा सर्दी जुकाम है, लेकिन विकास जानता था यह कोई साधारण सर्दी नहीं थी। यह उस ठंड का असर थी जो उस आकृति ने छोड़ी थी। जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। बुजुर्ग का नाम था काशीनाथ दा। वह 90 साल के हो चुके थे। गांव का इतिहास उनकी स्मृति में जीवित था। विकास उनके घर गया। काशीनाथ दा अलाव के सामने बैठे थे। विकास ने आदर से नमस्ते की, फिर धीरे से पूछा, दादा, इस गांव में क्या कोई ऐसी आत्मा है जो सर्दियों में दिखाई देती है, जो बहुत ठंड लाती है? काशीनाथ दा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लंबी सांस ली, फिर बोले, तुमने उसे देख लिया? विकास ने सिर हिलाया। उसने मेरे कमरे में मदद, ठंड, अकेली ये शब्द लिखे, हवा में बर्फ से। काशीनाथ दा की आंखों में पानी आ गया। वह बोले, उसका नाम मीरा था। बहुत साल पहले की बात है, शायद 60 साल पहले। मीरा इसी गांव की रहने वाली थी। बहुत गरीब परिवार। उसकी शादी एक धनी परिवार में तय हुई। लड़के का नाम था रघुवर, लेकिन रघुवर बहुत क्रूर था, शराबी था, मीरा को बहुत सताता था। एक रात जब बहुत भारी बर्फबारी हुई, रघुवर ने मीरा को घर से निकाल दिया। सिर्फ एक पतली चादर ओढ़ाए। उसने कहा, अगर तू इतनी ही शिकायत करती है तो जा और ठंड में मर जा। विकास का दिल धड़क रहा था। काशीनाथ दा आगे बोले, मीरा ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उस रात तूफान था, कोई सुन नहीं सकता था। वह घर घर दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन सबने दरवाजा बंद कर लिया। किसी ने खोला नहीं। डर था, ठंड थी। वह पूरी रात भटकती रही। अगली सुबह लोगों ने उसे अपने ही घर के बरामदे में पाया, जमी हुई बर्फ की मूर्ति जैसी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी एक उंगली हवा में उठी हुई थी, जैसे किसी को इशारा कर रही हो। कहानी सुनकर विकास स्तब्ध रह गया। काशीनाथ दा ने कहा, उस दिन के बाद से जब भी बहुत ठंड पड़ती है, जब भारी बर्फबारी होती है, मीरा लौट आती है। वह उन्हें ढूंढती है जो अकेले होते हैं, जो डरे हुए होते हैं, जैसे वह खुद डरी हुई थी। वह उन्हें अपनी ठंड देती है ताकि वे समझ सकें उसने क्या झेला था। वह मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद अब कौन कर सकता है? वह तो जा चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा उस ठंड में फंसी हुई है, हमेशा के लिए। विकास ने पूछा, क्या उसे शांति मिल सकती है? काशीनाथ दा ने सिर हिलाया। कोशिश हुई, पुजारी बुलाए गए, अनुष्ठान हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मीरा को शांति नहीं चाहिए, उसे न्याय चाहिए, उसे रघुवर से बदला चाहिए। लेकिन रघुवर तो बहुत साल पहले मर गया, बुढ़ापे में, आराम से। मीरा का बदला अधूरा रह गया, इसलिए वह हर सर्दी में लौटती है और अपना दर्द बांटती है, हर उस इंसान में जो उसे देख लेता है। विकास घर लौट आया। अब वह समझ गया था, वह ठंड, वह आकृति, वह दर्द, वह एक अधूरे बदले की कहानी थी, एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसे न्याय नहीं मिला, और अब वह न्याय की जगह सिर्फ अपनी ठंड बांट सकती थी। विकास ने सोचा, क्या अब वह भी उस ठंड का हिस्सा बन जाएगा? क्या मीरा उसे अपने साथ खींच लेगी?
उस अंधेरी बर्फीली शांति में जहां कोई मदद नहीं आती। काशीनाथ दा की कहानी सुनने के बाद विकास के अंदर एक बदलाव आया। डर अब भी था, लेकिन उसमें एक समझ भी आ गई थी। वह जानता था कि मीरा दुश्मन नहीं थी, वह एक पीड़ित आत्मा थी। लेकिन इस समझ ने स्थिति को आसान नहीं बनाया। उल्टा अब वह आकृति और भी बार दिखाई देने लगी। अब सिर्फ रात को ही नहीं, कभी दिन के उजाले में भी। जब वह खिड़की से बाहर देखता तो दूर पहाड़ी की चोटी पर एक सफेद बिंदु दिखाई देता। एक अकेली आकृति जो बर्फ के मैदान में खड़ी होकर इस तरफ देख रही होती, जैसे उस पर नजर रखे हुए हो। ठंड अब और भी असहनीय हो गई। उसका कमरा इतना ठंडा रहने लगा कि उसकी सांस की भाप जमने लगती। दीवारों पर पाले की परत जम जाती। मां ने कहा कि शायद हीटर खराब है, लेकिन दूसरे कमरों में इतनी ठंड नहीं थी। एक रात विकास ने फैसला किया कि वह डर के आगे झुकेगा नहीं। उसने मन में मीरा से बात करने की ठानी। शायद वह उसे समझ सके, शायद उसकी बात सुन सके। रात को जब सब सो गए, वह ऊपर अपने कमरे में गया। उसने खिड़की का पर्दा हटा दिया। बाहर चांदनी थी, बरामदा खाली था। वह धीरे से बोला, मीरा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं दुखी हूं। हवा में कोई हलचल नहीं हुई, सन्नाटा था। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर बर्फ की परत जमने लगी, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कोई अदृश्य उंगली उस पर लिख रही हो। विकास ने देखा, शीशे पर शब्द उभर रहे थे। कोई नहीं आया। सबने दरवाजा बंद किया। बहुत ठंड थी। विकास की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं माफी चाहता हूं उन सब की तरफ से जिन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शीशे पर नया संदेश उभरा, तुम डरते हो? विकास ने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, मैं डरता हूं। तुम्हारी ठंड से डरता हूं। मैं भी डरती थी। शीशे पर लिखा हुआ आया, अब नहीं डरती, अब सिर्फ ठंड है, हमेशा की ठंड। फिर शीशे पर एक तस्वीर सी बनने लगी। एक औरत की तस्वीर, चेहरा दुख से भरा हुआ, आंखों में भय, हाथ आगे बढ़ाए हुए मदद के लिए। वह तस्वीर इतनी साफ और इतनी दर्दनाक थी कि विकास का दिल भर आया। वह बोला, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, बताओ। तभी कमरे का तापमान एकदम से और गिर गया। विकास के हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने देखा, खिड़की के शीशे के पार बरामदे में मीरा खड़ी थी, इस बार बहुत करीब। उसका चेहरा अब साफ था, सुंदर लेकिन पीला, आंखें बर्फ के टुकड़ों जैसी। उसने अपना हाथ उठाया और खिड़की के शीशे की ओर बढ़ाया।